Good evening, everyone. Welcome to Career Defense School. Today we will do the Sanic School sample paper of Class 6 GK section. We will do Sanic School sample paper for Class 6 GK section. So, let's start. Yes, the first question is Iron Pillar of Mehruli, Delhi mentioned a ruler named Chandra. To which dynasty he belongs? Yes, it is a iron pillar in the Mehruli, दिल्ली में. तो उस पे वो मेंशन है एक रूलर पे दैट इज उनका नेम है चंद्रा. तो वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए इज मौर्य डायनेस्टी, ऑप्शन बी सोलंकी डायनेस्टी, ऑप्शन सी सिसोदिया डायनेस्टी एंड ऑप्शन डी इज गुप्ता डायनेस्टी. यस, he belongs to Gupta dynasty. तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर. चंद्रगुप्ता बेसिकली कौन थे वो? दैट इज चंद्रगुप्ता किंग टू. किंग जो टू थे, चंद्रगुप्ता टू, वो थे जिनसे क्या जो आयरन पिलर है वो बिलोंग करता है. और जो ये आयरन पिलर है दैट इज बेसिकली दिस पिलर इज फेमस क्यों? क्योंकि ये आयरन का होके भी इस पे कोई रस्ट नहीं है. इट इज अ नॉन रस्टेड स्टेट. इट इज इन अ नॉन रस्टेड स्टेट. मतलब कि आयरन पिलर होके भी इस पे क्या है? रस्ट नहीं है. तो ये किसे बिलोंग करते थे? दिस पिलर बिलोंग टू गुप्ता डायनेस्टी एंड द किंग नेम इज द चंद्रगुप्ता किंग टू. Now the next question is RTX make education as a fundamental right for children between the age group of. Yes, RTE acts make education as a fundamental right for children between the age group of. हाँ जी, कौन सी एज ग्रुप के बीच में मतलब आरटी ने क्या किया है? एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया. बिटवीन 6 to 12 years, ऑप्शन बी 6 to 14 years, option C 3 to 10 years and option D is 3 to 12 years. Yes, it is option number B 6 to 12 years 14 years के बच्चों के लिए क्या है? प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 and 14 years. आर्टिकल नंबर 20 आर्टिकल 21A. कौन सा आर्टिकल है ये? राइट टू एजुकेशन. दैट इज द आर्टिकल 21A. 21 आर्टिकल है हमारा जो है राइट टू एजुकेशन. एंड ये कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ये राइट बना था? दैट इज द 86th अमेंडमेंट. 86th अमेंडमेंट 2002. 86th अमेंडमेंट 2002 के अंडर इसको क्या बनाया गया था? राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया था. इट इज इन द आर्टिकल 21A. तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट टू एजुकेशन का आर्टिकल कौन सा है? दैट इज द 21A. सो ऑप्शन 6 to 14 years विल बी द आंसर. इट स्टेट्स दैट, क्या कहता है कि इट विल प्रोवाइड, दिस आर्टिकल स्टेट दैट देयर शुड बी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years child. Now the next question is climate of a place is affected by. Climate of a place is affected by option A distance from sea, option B altitude, option C latitude and option D is all of the above. कि किसी भी प्लेस का क्लाइमेट किन चीजों से अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट. एल्टीट्यूड क्या होता है? दैट इज द हाइट. एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट से. And option C is latitude. Latitudes are basically the lines that are parallel to equator. Latitudes क्या है? Are basically lines that are parallel to equator up to the north and the south pole. जो poles तक जाती है. And it basically provide the latitudes and longitude basically use किए जाते हैं आपकी लोकेशन को, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स यूज करते हैं. तो डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय, सॉरी, क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय ऑप्शन ए इज डिस्टेंस फ्रॉम सी, ऑप्शन बी इज एल्टीट्यूड, ऑप्शन सी इज लैटिट्यूड एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. तो क्लाइमेट किसी भी प्लेस का इन तीनों चीज पे डिपेंड करता है. डिस्टेंस कितना है सी से, एल्टीट्यूड हाइट कितनी हाइट पे है वो प्लेस, और क्या उसका लैटिट्यूड है. तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ऑल ऑफ द अबव. Option D will be the answer of the third question. Now the next question is, who is known as Grand Old Man of India? Yes, fourth question is, who is known as Grand Old Man of India? किसको Grand Old Man बोला जाता है इंडिया के? Option A is दादा भाई नरोजी, Option B is महात्मा गांधी, Option C is लोकमान्य तिलक and Option D is गोपाल कृष्ण गोखले.
ऑप्शन ए इज दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी इज महात्मा गांधी, ऑप्शन सी इज लोकमान्य तिलक एंड ऑप्शन डी इज गोपाल कृष्ण गोखले। तो ग्रैंड ओल्ड मैन, grand old man of India is the Dada Bhai Naroji. Option A will be the answer. Grand old man of India is the Dada Bhai Naroji. So option A will be the answer. Now let's see, Mahatma Gandhi को क्या बोलते हैं? That is the father of nation is the Mahatma Gandhi. लोकमान्य तिलक is the बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को ही क्या बोला जाता है? लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है। एंड इनका स्लोगन बहुत फेमस है, जो एग्जाम से पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने या लोकमान्य तिलक जी ने कौन सा स्लोगन दिया था? तो इन्होंने बोला था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो जो स्लोगन है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट इज द गिवन बाय द लोकमान्य तिलक। एंड गोपाल कृष्ण गोखले इज द गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या बोला जाता है? महात्मा गांधी के गुरु कौन किनको बोला जाता है? गुरु ऑफ महात्मा गांधी इज द गोपाल कृष्ण गोखले। एंड हमसे क्या पूछा है? हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? देन द आंसर विल बी दादा भाई नौरोजी इज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। So option A will be the answer of the fourth question. Now let's go to the fifth question. Yes, fifth question is Abel Prize is given in. Abel Prize is given in option A medicine, option B economics, option C mathematics, and option D all of these. Yes, Abel Prize is given in option A medicine, option B economics, option C mathematics and option D all of these. So Abel prize किसमें दिया जाता है? Basically Abel prize is given in the field of the mathematics. Mathematics की फील्ड में क्या हम देते हैं? Abel prize दिया जाता है। मेडिसिन और इकोनॉमिक्स के लिए कौन सा प्राइज होता है? बेसिकली नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज है आपका जो अलग अलग फील्ड में दिया जाता है, जैसे कि मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें क्या दिया जाता है? नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि 2019 का नोबेल प्राइज मेडिसिन में किसको मिला है एंड इकोनॉमिक्स में किसको मिला है। जो 2019 के नोबेल प्राइज हैं मेडिसिन में, आपसे करंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करंट अफेयर्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नोबेल प्राइज विनर कौन है मेडिसिन के 2019 में। तो देयर आर 3 पर्सन जिनको मेडिसिन में इस बार नोबेल प्राइज मिला था। फर्स्ट इज विलियम जे कैलिन, सेकंड इज गैर्क एल सैम्जा एंड थर्ड वन इज पीटर जे रैडक्लिफ। पीटर जे रैडक्लिफ। तो ये 3 पर्सन थे जिनको मेडिसिन में मिला था। विलियम जे कैलिन, ग्रेग एल सैम्जा एंड पीटर जे रैडक्लिफ। तो ये थे जो 3 पर्सन जिनको इस बार मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था। और इकोनॉमिक्स में भी 3 पर्सन है जिनको 2019 में नोबेल प्राइज मिला है। फर्स्ट इज अभिजीत बनर्जी। फर्स्ट है अभिजीत बनर्जी। और इनसे ये क्वेश्चन भी पूछा आ सकता है क्योंकि ये इंडियन है। इस बार इंडियन एक इंडियन को क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, सॉरी इकोनॉमिक्स में, जो है अभिजीत बनर्जी। तो ये भी आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन 2019 which Indian get a Nobel Prize in Economics? Then the answer will be अभिजीत बनर्जी। इनके अलावा एक मिला है अस्थर डफलो एंड माइकल क्रीमर। 3 पर्सन हैं जिनको इकोनॉमिक्स में इस बार नोबेल प्राइज मिला है। फर्स्ट इज अभिजीत बनर्जी, ही इज फ्रॉम इंडिया, अस्थर डफलो एंड द माइकल क्रीमर। ठीक है, दीज आर द पर्सन who get the Nobel Prize in the economics। एंड हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? दैट इज द एबल प्राइज इज गिवन इन। और एबल प्राइज कौन सी फील्ड में दिया जाता है? इट इज गिवन इन द फील्ड ऑफ द मैथमेटिक्स। So option C will be the answer. Now next question is Kyoto Protocol is related to, yes, Kyoto Protocol is related to wetlands, option B earth R, option C endangered species and option D climate change। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेट करता है? ऑप्शन ए इज वेटलैंड्स, ऑप्शन बी अर्थ आर, ऑप्शन सी एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड ऑप्शन डी क्लाइमेट चेंज। या जो क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेट करता है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल? बेसिकली इसका व्हाट इज द एम ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल? इट्स एम इज टू लिमिट एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन। जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन से क्या हो रहा है, हमारी अर्थ क्या हो रही है? गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसको क्या करना? उसको इफेक्ट को कंट्रोल करना। ठीक है, तो लिमिट एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ द 6th क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज
Which Indian city is south of the Tropic of Cancer? Which Indian city is south of the Tropic of Cancer? तो पहले हमें पता होना चाहिए कि what is Tropic of Cancer. Tropic of Cancer is basically one of the most important latitude. Tropic of Cancer is one of the most important latitude. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक ऐसा लैटिट्यूड है जो इंडिया से पास होता है. तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा लैटिट्यूड इंडिया से पास होता है, देन द आंसर विल बी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और ये यहाँ पे इंडिया में से 8 स्टेट से पास होता है. इंडिया की टोटल 8 स्टेट से क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. तो ये कौन कौन सी स्टेट्स हैं? नंबर फर्स्ट इज दी गुजरात, सेकेंड इज दी राजस्थान, थर्ड इज मध्य प्रदेश, फोर्थ इज छत्तीसगढ़, फिफ्थ इज झारखंड, सिक्स्थ इज वेस्ट बंगाल, सेवंथ इज मिजोरम एंड द एट्थ वन इज त्रिपुरा. तो इन 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करती है. तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में कि कौन सी 8 स्टेट्स है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होगा. देन द आंसर विल बी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मिजोरम एंड दी. तो दीज आर द स्टेट जहां से क्या होती है, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है. तो अब इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है कि विच सिटी इज इन द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो हमें पता है बेसिकली दिस इज द नॉर्थ स्टेट, नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन एंड नीचे के आपकी साउथ. तो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन के साउथ में लाई करती है? दिल्ली तो नॉर्थ में लाई कर रहा है, यहाँ ये है दिल्ली. अजमेर यूपी में यहाँ पे लाई करेगा. चेन्नई कहाँ है? चेन्नई नीचे, तमिलनाडु चेन्नई. ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर. तो 7 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में कौन सी है? दैट इज द चेन्नई. तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ द 7th क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन. यस, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1919, 1942, 1930, 1920. Civil disobedience movement was launched in 1919, 1942, 1930, 1920. Basically, civil disobedience is a movement that was started by the Mahatma Gandhi to fight for the independence. ठीक है, civil disobedience is a movement that was started by the Mahatma Gandhi. किसके लिए? To fight for the independence के लिए. तो basically it was started in the 1930. तो civil disobedience movement was launched in the year 1930. So option 8 C will be the answer of the 8th question. Civil disobedience movement was started in 1930. So option C will be the answer of the 8th question. Now the next question is which country has the longest international border with India? Yes, which country has the longest international border with India? India के साथ इनमें से सबसे ज्यादा बॉर्डर कौन सी कंट्री का है? Option A is China, option B is Bangladesh, option C is Sri Lanka, and option D is Maldives. Yes, which country has the longest international border with India? India के साथ कौन सी कंट्री का सबसे longest international border है? First is China, option B is Bangladesh, option C is Sri Lanka, option D is Maldives. Yes, तो सबसे basically there are total 9 states, 9 countries जो क्या है इंडिया के साथ border शेयर करती हैं, like पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना. तो दीज आर द बेसिकली कंट्री जो क्या करती है, शेयर करती हैं बाउंड्री किसके साथ? इंडिया के साथ. ठीक है, अफगानिस्तान. तो अब उसने हमसे पूछा है कि सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री कौन शेयर करता है? तो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है दैट इज ऑफ द बांग्लादेश. सबसे नंबर फर्स्ट पे जो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ दैट इज द बांग्लादेश. बांग्लादेश इंडिया के साथ सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, ये आपका बांग्लादेश है. ठीक है, सेकंड नंबर पे इंडिया चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है. सेकंड नंबर पे इंडिया चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है. और श्रीलंका एंड मालदीव्स ऐसी 2 कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया सी रूट शेयर करता है. जो बाउंड्री है वो सी की है, लैंड की नहीं है. तो श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द कंट्रीज जिनके साथ इंडिया क्या करता है, सी रूट बाउंड्री शेयर करता है, मतलब सी बाउंड्री शेयर करता है, लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता. तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर कौन इंडिया किसके साथ करता है? दैट इज द कंट्री बांग्लादेश. तो 9th का आंसर विल बी बी. अगर आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट बाउंड्री कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है इंडिया, स्मॉलेस्ट बाउंड्री, तो स्मॉलेस्ट बाउंड्री भूटान के साथ. भूटान कंट्री है जिसके साथ इंडिया सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है. कौन सी है?
दैट इज द भूटान। भूटान कंट्री है जिसके साथ इंडिया सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है। फाइन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर, सो ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ दिस, क्योंकि लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ बनाते हैं इंडिया, दैट इज बाय द बांग्लादेश। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर 20th कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड। हाँ जी, 20th कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए इज दिल्ली, ऑप्शन बी इज लंडन, ऑप्शन सी इज ग्लासगो एंड ऑप्शन डी इज कैनबरा। यस, वेयर 20th कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लंडन, ऑप्शन सी ग्लासगो एंड ऑप्शन डी इज कैनबरा। देन द, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्लासगो एक कंट्री थी जहां पे कॉमनवेल्थ खेली गई थी 20th कॉमनवेल्थ जहां पे हुई थी, दैट वाज हेल्ड इन दी ग्लासगो। ठीक है, अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगी? 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगी? क्योंकि रिसेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगी? दैट विल बी हेल्ड इन द बिर्मिंघम। बिर्मिंघम इज द कंट्री जहां पे क्या होगी? 2022 की कॉमनवेल्थ गेम होगी। और कौन से नंबर की होगी? 22nd कॉमनवेल्थ गेम, जो कहाँ होगी? बिर्मिंघम में होगी इन 2022 ईयर में क्या होगी? कॉमनवेल्थ गेम होगी और कहाँ होगी? बिर्मिंघम। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of mountains is Himalayas? Yes, which type of mountains is Himalaya? Option A is volcanic mountains, option B is fold mountains, option C is block mountains and option D is residual mountains. Yes, which type of माउंटेन्स इज हिमालय, की हिमालय किस टाइप के माउंटेन्स है? वोल्केनिक माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स एंड रेजिडुअल माउंटेन्स है। तो बेसिकली हिमालयस के आपके फोल्ड माउंटेन्स, हिमालयस को बोला जाता है यंग फोल्ड माउंटेन्स। क्या बोला जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर ऑफ द 11th क्वेश्चन, यंग फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयस को क्या बोला जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर ऑफ द 11th क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, अ स्ट्रेट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासेस। स्ट्रेट क्या है? एक नैरो स्ट्रिप है जो टू लैंड मासेस को ज्वाइन कर रही है। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 क्या है? isthmus connect two large water bodies. Yes, isthmus connect two large water bodies. Yes, two large water bodies are connected by isthmus and एक स्ट्रेट क्या है? एक नैरो स्ट्रिप है, छोटी सी स्ट्रिप है जो क्या करती है? टू लैंड्स को ज्वाइन करती है। ठीक है, तो बेसिकली जो है आपकी पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट किसके बीच में लाई करती है? पाक स्ट्रेट लाई बिटवीन द इंडिया एंड दी श्रीलंका। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाक स्टेट किसके बीच में लाई करता है? दैट लाई बिटवीन द इंडिया एंड दी श्रीलंका। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो ऑप्शन विल बी ओनली वन, नहीं, ओनली टू, नो, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, बोथ 1 and 2, बिकॉज ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर ऑफ द 12th क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is director of award winning movie Ship of Theseus? Yes, who is the director of award winning movie Ship of Theseus? Option B, A is Rajmohan Gandhi, option B is Anand Gandhi, option C is Gopal Krishna Gandhi and option D is Kamal Hassan. Yes, who is the director of the award winning movie Ship of Theseus? किस कौन थे डायरेक्टर? That is the Anand Gandhi. Option number B will be the answer. Anand Gandhi is the person who was the director of the award winning movie, that is the Ship of Theseus. तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। 13 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट मैच। चूज द करेक्ट मैच। आपको क्या दिए हुए? साइंटिस्ट दिए हुए हैं और उनकी फील्ड दी हुई है। आपको बताना है इनमें से ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए इज विक्रम साराभाई, जो क्या है? न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। ऑप्शन बी इज एपीजे अब्दुल कलाम, दैट इज रिलेटेड टू मैथ्स। Venkatraman Ramakrishna, that is the biologist. Option D is Homi Jahangir Baba, that is the space scientist. तो what will be the answer? तो हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली फर्स्ट इज विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इज द इंडियन
ठीक है, ये इंडियन फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, इंडिया के फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, दैट इज द विक्रम साराभाई। ठीक है, जिनके जिनके नेम के ऊपर हमारे पास विक्रम साराभाई स्टेशन भी है, कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो आंसर नहीं, ये आंसर तो नहीं होगा, ऑप्शन ए विल बी नॉट द आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज एपीजे अब्दुल कलाम। यस, एपीजे अब्दुल कलाम क्या है, इज द फॉर्मल प्रेसिडेंट, जो फॉर्मल प्रेसिडेंट थे और जो एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। कौन थे, एरोस्पेस साइंटिस्ट। क्या थे, एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं आंसर होगा। अब देखो, होमजी जहांगीर बाबा, ऑप्शन डी क्या है, होमजी जहांगीर बाबा, ये एक स्पेस साइंटिस्ट नहीं, ये भी एक इंडियन फिजिक्स थे। ठीक है, इंडियन फिजिक्स के साइंटिस्ट थे होमजी भाभा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। वेंकटरमन रामाकृष्ण बायोलॉजिस्ट हैं। यस, ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ द 14th क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, 15th question, term MDM in relation to improving nutritional status of children signifies। हाँ जी, MDM, what is the full form of MDM? एक टर्म है जो किससे रिलेट करती है, प्रोवाइड करना न्यूट्रिशन, किसको, चिल्ड्रंस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। हाँ जी, फर्स्ट इज एम मिड डे माइल, ऑप्शन बी इज मिड डाइट माइल, ऑप्शन सी इज मिडल डे रियल, एंड ऑप्शन डी इज मिड डे मील। Yes, basically, the term MDM is in relation to improving nutritional status of children signifies, it is the option number D, midday meal। क्या है, midday meal स्कीम है जो स्कूल्स में क्या होती है, रन होती है, जो बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करते हैं किसको, चिल्ड्रंस को। तो MDM की फुल फॉर्म क्या होगी, मिड डे मील स्कीम। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ द 15th क्वेश्चन। नाउ द 16th क्वेश्चन इज, which mountain range separate Asia and Europe? Yes, which mountain range separate Asia and Europe को separate करती हैं। एशिया भी एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप इज ऑल्सो दी कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो कौन सी रेंज है जो एशिया और यूरोप कॉन्टिनेंट को क्या करेंगी, सेपरेट करेंगी। ऑप्शन ए हिमालयास, ऑप्शन बी एल्प्स, ऑप्शन सी यूरल माउंटेन्स, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, सॉरी ऑल ऑफ दीज। Yes, which mountain range separate Asia and Europe? Option A Himalaya, option B Alps, option C Ural, and option D none of these. Yes, ऑप्शन नंबर सी यूरल माउंटेन्स हैं जो सेपरेट करती हैं एशिया एंड यूरोप को। और बेसिकली जो ये यूरल माउंटेन्स है दैट लाइज इन द यूरोप, यूरोप में लाई करते हैं। ठीक है, तो जो आपके हिमालयज हैं दैट लाई इन द एशिया। ठीक है, तो जो एशिया एंड यूरोप को सेपरेट करती है दैट इज दी, जो एल्प्स माउंटेन है वो भी आपके यूरोप में लाई करते हैं, पर जो हमसे क्या पूछा है, वो रेंज जो एशिया एंड यूरोप को सेपरेट करेगी दैट इज द यूरल माउंटेन। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर ऑफ द 16th क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। Now the next is, yes, 17th question is, silver revolution refers to, yes, silver revolution refers to, option A milk production, option B agriculture production, option C egg production, and option D meat production. Yes, what will be the answer? Silver revolution refers to, option A milk production, option B agriculture production, option C egg production, and option D meat production. Yes, जो आपकी सिल्वर रेवोल्यूशन है दैट इज रेफर्ड टू एग प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन से रिलेटेड है हमारी सिल्वर रेवोल्यूशन। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, अगर आपसे ऐसे भी बहुत मतलब रेवोल्यूशन से एक क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है, तो अगर सिल्वर की रेवोल्यूशन की जगह आपको लिखा आ जाए कि सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, देन द आंसर विल बी कॉटन। जो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है दैट इज रिलेटेड टू कॉटन, जो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन है दैट इज रिलेटेड टू कॉटन, कॉटन से रिलेट करती है सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सी रेवोल्यूशन है, दैट इज द व्हाइट रेवोल्यूशन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए हमारी कौन सी रेवोल्यूशन होती है, दैट इज द व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, एंड इट इज स्टार्टेड बाय द वर्गीस कुरेन। वर्गीस कुरेन वाज द पर्सन हु इज द फाउंडर ऑफ द अमूल कंपनी इन इंडिया। उन्होंने क्या करी थी, व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी। ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, एंड उसके लिए इन्होंने एक ऑपरेशन भी चलाया था दैट इज द ऑपरेशन फ्लड, स्टार्टेड बाय द वर्गीस कुरेन, जो क्या है व्हाइट रेवोल्यूशन के, जिन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन को स्टार्ट किया था। एंड नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बेसिकली आपकी है ग्रीन रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए हमारी कौन सी रेवोल्यूशन है, दैट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन।
ग्रीन रेवोल्यूशन है, दैट इज जो जिसके फादर है इंडिया में, दैट इज द MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है इंडिया में, तो आंसर विल बी MS स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, और बेसिक ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, देन द आंसर विल बी नॉर्मन बोरलॉग, देन द आंसर विल बी नॉर्मन बोरलॉग। पर अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, देन द आंसर विल बी MS स्वामीनाथन वाज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, प्रमोट करने के लिए फूड ग्रेन, प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन से फूड ग्रेन की, दैट इज द व्हीट। नाउ द ऑप्शन डी क्या था आपका, मीट प्रोडक्शन। मीट प्रोडक्शन के लिए आपकी कौन सी होती है, दैट इज द रेड रेवोल्यूशन। रेड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द मीट प्रोडक्शन, रेड रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द मीट प्रोडक्शन। तो सब अभी हमने 5-6 रेवोल्यूशन पढ़ ली हैं, और क्वेश्चन में क्या पूछा था, सिल्वर रेवोल्यूशन, दैट इज रिलेटेड टू एग प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन है, जिसके लिए वर्गीस कुरियन जो फाउंडर है अमूल के, उन्होंने ऑपरेशन फ्लड भी चलाया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन, देन द आंसर विल बी मिल्क रेवोल्यूशन या व्हाइट रेवोल्यूशन। आगे हमने पढ़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए कौन सी रेवोल्यूशन है, दैट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और मीट प्रोडक्शन के लिए कौन सी है, रेड रेवोल्यूशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सिल्वर फाइबर, अगर सिल्वर रेवोल्यूशन होगा तो आंसर क्या होगा, एग प्रोडक्शन। अगर सिल्वर फाइबर होगा तो आंसर क्या होगा, दैट इज द कॉटन। तो कौन सी रेवोल्यूशन की बात हुई है, दैट इज द कॉटन। फाइन, नाउ द 18th क्वेश्चन, रानी की वाव रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हाँ जी, रानी की वाव को रिसेंटली क्या इंक्लूड किया गया इन अ वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इट इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। हाँ जी, रानी की वाव इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली एंड ऑप्शन डी इज मध्य प्रदेश। यस, रानी की वाव इज बेसिकली लोकेटेड इन दी गुजरात। गुजरात में है रानी की वाव, जिनको किसमें इंक्लूड किया गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। और बेसिकली जो आपका 100 का नोट होता है, जो 100 का नोट है, 100 की करेंसी है, उसके पीछे भी किसकी इमेज है, उसके पीछे भी रानी की वाव की इमेज है, वाव की। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 100 के नोट के पीछे किनकी इमेज है, जिसको रिसेंटली ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया गया, देन द आंसर विल बी रानी की वाव। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर ऑफ द 18th क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। हाँ जी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इनइक्वालिटी बिफोर लॉ। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इनइक्वालिटी बिफोर लॉ। यस, द सेकंड ऑप्शन इज इट एस्टैब्लिश एन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट, एक एस्टैब्लिश करती है ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। एंड सी ऑप्शन इज इट गिव्स फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन। यस, इट गिव्स फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन। यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इनइक्वालिटी बिफोर लॉ, it establish an authoritarian government, and option C, it gives fundamental right to its citizen, and option D is all of the above. yes, Indian constitution क्या प्रोवाइड करती है, inequality before या equality, लॉ के सामने क्या है, सब इक्वल है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, इक्वालिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने सब इक्वल है, चाहे अमीर गरीब, जेंडर के बेसिस में मेल फीमेल सब इक्वल है किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। तो ऑप्शन ए विल नॉट बी द आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, इट एस्टैब्लिश एन ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट। नो, इट गिव्स फंडामेंटल राइट टू इट्स सिटीजन। यस, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ये क्या देती है, फंडामेंटल राइट्स देती है सिटीजन को, एंड देयर आर बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट्स है हमारे, 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th क्वेश्चन, which city is known as city of 7 hills? Yes, which city is known as city of 7 hills? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी इज मॉस्को, एंड ऑप्शन डी इज रोम। हाँ जी, कौन सी सिटी को सिटी ऑफ 7 हिल्स बोला जाता है, सिटी ऑफ 7 हिल्स। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी इज मॉस्को, एंड ऑप्शन डी इज रोम। तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर। जो रोम है इटली में, उनको क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ 7 हिल्स किसको बोला जाता है, रोम को, एंड इट इज इन इटली, इट इज इन इटली। एंड आपको पता ही है पेरिस कहाँ पे है, पेरिस इज इन फ्रांस, न्यू दिल्ली इट इज इन इंडिया। फाइन, और मॉस्को कहाँ पे है, इट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द रशिया, लार्जेस्ट सिटी है रशिया की, दैट इज द मॉस्को। कैपिटल भी रशिया की क्या है, मॉस्को।
तो सिटी ऑफ 7 हिल्स किसको बोला जाता है? दैट इज द रोम. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर ऑफ द 20th क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What are baby kangaroos called? हाँ जी, what are baby kangaroos called? Option A is calf, option B pool, option C joey, and option D short. Yes, what are baby kangaroos called? Yes, baby kangaroos को क्या बोला जाता है? Option A is calf, option B is foal, option C is joey, and option D is short. Yes, what will be the answer of the 21st question? यस, बेबी कंगारूस को क्या बोला जाता है? जॉय. ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर. काल्फ किसके बेबी होते हैं? काउ के बेबी को काल्फ बोला जाता है. एंड शॉर्ट इज द बेबी ऑफ द पिग. पिग के बेबी को क्या बोला जाता है? शॉर्ट बोला जाता है. हमसे क्या पूछा है कि बेबी कंगारूस को क्या बोला जाता है? दैट इज द जॉय. तो ऑप्शन जॉय और ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम करना साहिब Karasan Bhai Patel is associated with. Yes, the name Karasan Bhai Patel is associated with. Option A Ariel, option B Henko, option C Nirma, option D is Tide. यस, जो करासन भाई है दैट इज द फाउंडर. ये फाउंडर थे निर्मा ग्रुप के. जो निर्मा ग्रुप है जिसके क्या आते हैं? डिटर्जेंट्स, सोप्स, सीमेंट, ये सब आता है. तो ये किसके फाउंडर है? दैट इज ही इज द फाउंडर ऑफ द निर्मा. तो जो करासन भाई पटेल है किससे एसोसिएट करते हैं? दे एसोसिएटेड टू द निर्मा ब्रांड. निर्मा ब्रांड से एसोसिएट करते हैं. देन द ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर ऑफ 22nd क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज yes, what is the capital of Cuba? Next question is what is the capital of Cuba? Yes, Helsinki, option B Harare, option C Havana, and option D is Warsaw. Yes, what is the capital of Cuba? Option A Helsinki, option B Harare, option C Havana, and option D is Warsaw. Yes, what is the capital of Cuba? Option A Helsinki, option B Harare, option C Havana, and option D is Warsaw. Yes, the capital of Cuba is Havana. Havana is the capital of Cuba. Then the answer will be option number C. Capital of Cuba is the Havana. Helsinki किसकी capital है? Capital of Finland. Finland की capital है that is the Helsinki. Helsinki is the capital of Finland. Helsinki is the capital of Finland. और हरारे, हरारे is the capital of Zimbabwe. Zimbabwe की capital है that is the हरारे. Zimbabwe की capital क्या है? हरारे. Now the last is Warsaw. Warsaw is the capital of Poland. Capital of Poland is the Warsaw. Warsaw is the capital of the Poland. तो basically देखो आपसे कैपिटल्स कंट्रीज की कैपिटल से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ फिनलैंड. हरारे इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा. हरारे इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे. Havana is the capital of Cuba and Warsaw is the capital of the Poland. So option number C will be the answer of the 23rd question. Now the next question is which among the following is not a state capital? Yes, which among the following is not a state capital? कि इनमें से state capital कौन सी नहीं है? Option A शिमला, option B नैनीताल, option C हैदराबाद, option D भुवनेश्वर. Yes, which among the following is not a state capital? इनमें से state capital नहीं है. किसी state की capital नहीं है. शिमला, शिमला capital है किसकी? हिमाचल प्रदेश की. शिमला is the capital of the हिमाचल प्रदेश. Yes, Shimla is the capital of the Himachal Pradesh. Shimla is the capital of Himachal Pradesh. तो ये तो आंसर नहीं होगा. Hyderabad is the capital of Telangana. Hyderabad is the capital of Telangana. And Bhubaneswar is the capital of Odisha. भुवनेश्वर किसकी कैपिटल है? ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर. तो आंसर विल बी नैनीताल. नैनीताल एक ऐसी है जो किसी भी स्टेट की कैपिटल नहीं है. नैनीताल विल बी द आंसर. तो शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा. तो आप दीज आर द बेसिक थिंग्स. आपको स्टेट कैपिटल्स, स्टेट्स की कैपिटल्स, यूटीज की कैपिटल्स, ये तो बेसिक क्वेश्चंस है. ये क्वेश्चंस तो आपको पता होने चाहिए और ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे भी जाते हैं. फाइन क्लास. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the correct order? Yes, which is the correct order? First is Babur, Humayun, Jahangir, Akbar, Shahjahan and Aurangzeb. Option B is Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan, Aurangzeb. Option C is Babur, Akbar, Humayun, Shahjahan, Jahangir, Aurangzeb. And option D is Babur, Humayun, Shahjahan, Akbar, Jahangir and Aurangzeb. Yes, इनमें से correct order क्या है?
Yes, what is the correct order? Mughals, these are the Mughal rulers जो थे मुगल्स, मुगल एम्पायर के रूलर हैं. तो फर्स्ट रूलर इज दी बाबर. फर्स्ट रूलर कौन थे? बाबर. बाबर के बाद कौन थे? बाबर के बाद थे हुमायूं. बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं. ठीक है. तो हुमायूं का बेटा कौन था? यस यस, हुमायूं का बेटा था अकबर. यस, व्हाट विल बी द आंसर? यस क्लास, व्हाट विल बी द आंसर? which is the correct order? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब. बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब. एंड these बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर एंड जहांगीर एंड औरंगजेब. तो फर्स्ट रूलर इज दी बाबर. सबसे पहले कौन थे? बाबर. बाबर के बाद कौन थे? हुमायूं. बाबर का बेटा हुमायूं. बाबर का बेटा हुमायूं. हुमायूं का बेटा अकबर. हुमायूं का बेटा अकबर. अकबर का बेटा जहांगीर. अकबर का बेटा कौन था? दैट इज दी जहांगीर. एंड जहांगीर का बेटा दैट इज दी शाहजहां. जहांगीर का बेटा शाहजहां. एंड शाहजहां का बेटा औरंगजेब. तो व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर. तो कौन से मुगल ऑर्डर, मुगल्स की सीरीज आपको पता होनी चाहिए. आपसे पूछ लेते हैं. तो फर्स्ट रूलर इज दी बाबर, सेकेंड इज दी हुमायूं, थर्ड इज दी अकबर, फोर्थ इज दी जहांगीर एंड fifth is the Shahjahan and the last one is the Aurangzeb. So these are the series of Mughal rulers. So option number B will be the answer. So these are the 25 questions of the sample paper for the class 6. Okay, thank you and all the best. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.